बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बेटे रिलेशनशिप है किस चीज का बेटे? ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का रिलेशनशिप है किससे? विद अदर साइंसेस बेटे, यानी साइंस के दूसरे उलूम के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हमने रिलेशनशिप पढ़ना है। जैसे हमने पहले कोई भी आपने फिजिक्स का स्टार्ट लिया हो, केमिस्ट्री का स्टार्ट लिया हो, बायो का स्टार्ट लिया हो, इन तमाम में आपने सबसे पहले किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? साइंस की। किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्योंकि ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हम पढ़ते हैं वो कहाँ से अखज हुई हैं, वो कहाँ से निकली हैं? साइंस से निकली हैं। कहाँ से निकली हैं? साइंस से निकली हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ही माँ बाप की जो औलाद होती है वो आपस में रिश्तेदार होती है, नहीं होती? क्या लगते हैं? बहन भाई लगते हैं, भाई भाई लगते हैं, बहनें बहनें लगती हैं, कुछ ना कुछ तो लगते हैं ना आपस में। तो बेटा हमने साइंस को तकसीम किया था, साइंस के बच्चे बनाए थे हमने, यानी साइंस को हमने तकसीम किया, बायोलॉजी बना दी, साइंस को तकसीम किया, फिजिक्स बना दी, साइंस को तकसीम किया, केमिस्ट्री बना दी। तो क्या बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा? फिजिक्स का भी नहीं होगा, मैथ्स का, कंप्यूटर की दुनिया का? जी हाँ। तो इसका मतलब ये है, आपकी पिछली बुक में भी यही लिखा हुआ था कि जो बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशन है हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करना समझते हो? डिनाई करना, इनकार कर देना। डिनाई करना किसे कहते हैं? इनकार कर देना। तो हम बायोलॉजी की जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनके साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप जो है, सॉरी, जितने भी हमारे पास दूसरी साइंसेज हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी का जो रिलेशन है उसे डिनाई नहीं कर सकते। फिर हम वन बाय वन करके बेटा उनको स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस हैं और उनका जो है ना वो क्या रिलेशन बनता है। आपके पास सबसे पहले, चाहे बेटा वो फेडरल बोर्ड की बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड की बुक हो, सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक 7 आपके जो है ना वो कॉम्बिनेशन बना के लिखे हैं, यानी 7 रिलेशनशिप लिखे हैं। उनकी तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन बेटे सब सेम है। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। क्या है बेटा? बायोकेमिस्ट्री। अब ये देखें, जितने भी हमारे पास दूसरी साइंसेज आएंगी हम उससे पहले किसका वर्ड लगा देंगे? बायो। क्या लगा देंगे? यानी अब हमने बायोलॉजी का रिलेशनशिप देखना है किसके साथ? तो मैं जनरल आपसे पूछूं बेटे, तो केमिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर हम एटम के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं, करते नहीं करते? मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी बातें। किस किस चीज की बात करते हैं हम बेटे? एटम, एलिमेंट्स, चले मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है। कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसकी बेटे फिजिकल और साथ में कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, कोई भी हमारे पास ये एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो बेटे केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केमिकल। ये तमाम चीजें हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं साइंस की? केमिस्ट्री में। किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। लेकिन अब हमने ये देखना है कि अगर हम दुनिया जहान के तमाम एलिमेंट्स, तमाम एटम्स, तमाम कंपाउंड्स का मुताला बेटे हम केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री? फिर हमें क्या जो है ना वो पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की? अगर हम केमिस्ट्री में सारा पढ़ लेते हैं तो फिर हम बायोकेमिस्ट्री क्यों बना रहे हैं? बेटा बायोकेमिस्ट्री में हमने यहाँ से सिर्फ वो एटम्स, वो एलिमेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जो जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब H2SO4 का नाम सुना है आपने? H2SO4 का नाम सुना है? ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ केमिकल भी इसको कहा जाता है। तो ये बेटे हमारी बॉडी में पाया जाता है? नो, ये हमारी बॉडी में नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी स्टडी बेटा केमिस्ट्री में तो करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। अब हर वो मॉलिक्यूल जो बेटे कहां पाया जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और हर वो केमिकल रिएक्शन जो कहां हो रहा होगा? जिंदा जानदारों में। उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? इसका मतलब ये है, अब हम जो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वो बायो मॉलिक्यूल्स होंगे। किन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे? बायो मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पढ़ेंगे बेटे। तो हम बेसिकली किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? बायो मॉलिक्यूल्स की। किसकी? बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो किसकी बॉडी में है? अब हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कोई बच्चा बता सकते हैं?
शाबाश, हमारी बॉडी के अंदर क्या है बेटा? प्रोटीन। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे नहीं है, ये थाउजेंड्स के अंदर इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रोटीन है, शाबाश, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैल्शियम मिनरल में आ जाएगी, लिपिड्स हैं, ईटीसी कर देते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, इतने सारे आपने बेटा बायोमोलिक्यूल्स के नाम पढ़े हुए जो हमारी बॉडी में होते हैं। ये सारे के सारे इनकी स्टडी कहां करेंगे? इनसे रिलेटेड जितने केमिकल रिएक्शन है वो भी किस में पढ़ेंगे? आप ग्लूकोज खाते हो, वो ग्लूकोज आपके हर सेल में जाता है। ग्लूकोज क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं हम? एनर्जी लेने के लिए। अब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाने के बाद एनर्जी कैसे देता है? दैट इज द मेन पॉइंट। हाउ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एटीपी की फॉर्म में किस तरह वो कन्वर्ट होता है। तो ये चीजें हमारे पास बेटे इसमें हमने देखना है। हमारे पास दो मेन रिएक्शंस हैं जो कि बड़े फेमस हैं। एक आपके पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, और इसके उलट बेटा एक दूसरा हमारे पास रेस्पिरेशन है। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दो प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में प्रोसेस होता है और इसमें ग्लूकोज बनता है। इसमें क्या बनता है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की, यानी पहले हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होकर दोबारा क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या बन जाती है? एनर्जी। शुरू में भी यहाँ पे भी क्या यूज होती है? एनर्जी। सूरज से आने वाली रोशनी एनर्जी की फॉर्म में यूज होती है, ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन के अमल में बेटा ग्लूकोज टूटता है और हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी। इसका मतलब प्लांट्स लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। तो फोटोसिंथेसिस किस में होती है? प्लांट्स में भी होती है। और किस जानदार में होती है? ऑटोट्रॉफिक जितने भी हैं, कौन? एलजी, ग्रीन एलजी वगैरह। और इसके अलावा शाबाश, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलजी, ठीक है, उनके अंदर भी बेटा फोटोसिंथेसिस होती है। और रेस्पिरेशन किस जानदार में होती है? रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदारों में, आइदर दे आर ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हर सेल के अंदर बेटा कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। तो इन तमाम केमिकल रिएक्शंस की कहानी, ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है उसकी डिटेल, रेस्पिरेशन क्या है उसकी डिटेल, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन कैसे बनती है, हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनती है, आपकी बॉडी में प्रोटीन कैसे टूटती है, इन तमाम प्रोसेसेस का, तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्टडी कौन सी ब्रांच में करेंगे हम? बायोकेमिस्ट्री में। बेटा ये बातें समझ आ गई हैं? किसी बच्चे को समझ में ना आई हो? अच्छा, इसके साथ अब हमारे पास दूसरी ब्रांच है, दूसरा रिलेशनशिप बनेगा बेटे बायो का फिजिक्स के साथ। बायो फिजिक्स। अब देखो, बायो और फिजिक्स अलग-अलग। अब वो कहते देखें, फिजिक्स के अंदर आपने जनरल अपनी बुक को एक दफा चेक किया होगा, देखा होगा, उसमें बहुत से साइंटिस्ट की थ्योरीज आप पढ़ोगे, बहुत से लॉज पढ़ोगे, खास तौर पे न्यूटन का बार बार जिक्र आएगा, न्यूटन के मोशन के कवानीन जो हैं, हरकत के कवानीन आप पढ़ोगे कि न्यूटन के मुताबिक जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसके मुताबिक जितनी भी बॉडीज है उनकी मोशन किस तरह से होती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो वो डिफरेंट आपके पास लॉज ऑफ मोशन है जो कि किस बुक के अंदर लिखे हुए हैं? जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? मैटर की खसूसियात कहां पढ़ते हो आप? फिजिक्स में। कहां पढ़ते हो? फिजिक्स में। यही पढ़ते हो ना बेटा फिजिक्स में? अच्छा, अब वो तमाम चीजें क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मूव नहीं करती? करती है। तो क्या वो लॉज ऑफ फिजिक्स हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते? होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि किसी भी आर्थोपेडिक हॉस्पिटल में चले जाओ, जहां पे जो है ना वो हड्डियां टूट जाए तो वो जोड़ने के डॉक्टर मौजूद होते हैं, आर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, जो बेटे प्लास्टर वगैरह आपके जो है ना वो चढ़ा देते हैं हड्डी के ऊपर, या आपका कंधा उतर जाए, या बाज़ औक़ात खेलते हुए चोट लग जाए, कोई जो है ना वो इंजरी हो जाए, तो उसको जो है ना वो बेटा ठीक करते हैं। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि उस हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, और जो फिजियोथेरेपी करते हैं, तो फिजियोथेरेपी में आपने देखा होगा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो बेहतरीन तरीके से आपकी मूवमेंट करवाता है बॉडी की। इसी तरह आपने देखा होगा फालिज का मरीज, ठीक है, जिसको किसी को जो है पैरालिसिस का इशू हो, ठीक है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ठीक से काम ना कर रहे हो, मिसाल के तौर पे उसका लिम्ब पैरालिसिस है,
तो उसकी बॉडी जो है ना वो मूव करना, एक साइड उसकी जो है ना वो बाजू हरकत करना रुक जाती है, ठीक है। अब वो बाजू को जो है वो मूव करते हैं, तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उस हॉस्पिटल में, वो प्रॉपर एक खास एंगल पे, वो ये नहीं है कि अंधाधुंध मूव कराना शुरू कर दे, वो एक खास एंगल पे जो है ना वो बॉडी की क्या करवाता है, बाजू की हर जॉइंट की एक खास एंगल पे मूवमेंट कराता है। उसको पता है कि अभी अभी ये कंधा चढ़ा है, इसका ये जोड़ कच्चा है, तो अभी इस एंगल पे इसको मूव कराना है, इस एंगल पे मूव नहीं कराना, यहाँ पे टेंडन सही है, यहाँ पे टेंडन सही काम नहीं कर रहे। खैर, तो बायोफिजिक्स में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, खास तौर पे हमारे लिम्स की, किसकी मूवमेंट बेटा, लिम्स की। लिम्स कहते हैं हमारे बाजुओं को और टांगों को, और हमारे लिम्स की जो मूवमेंट है वो भी किस ब्रांच में स्टडी की जाती है, बायोफिजिक्स में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिम्स हो गए। अच्छा, फिजिक्स में लीवर है बेटा, LEVER लीवर, एक होता है LIVER लीवर। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो LIVER लीवर होता है बेटा, ये जिगर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये हमारा जिसको कलेजी कहते हैं, खाते हैं ना हम कलेजी, तो ये वो लीवर है LI वाला। LEVER लीवर जो है ये फिजिक्स का लीवर है, जो कि आपकी मोटरसाइकिल का गियर लीवर भी होता है, जिसके ऊपर आप पाँव रख के उसको एक खास पॉइंट पे वो फिक्स होता है, शाबाश। वो लीवर एक खास पॉइंट के साथ, एक्सिल के साथ जो है ना वो जुड़ा हुआ होता है, उसको आप जो है ना वो खास पॉइंट पे मूव कराते हो बस, ठीक है। और बहुत सी आपके पास बेटे गाड़ियां हो गई, आपकी साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, बहुत से हमारे पास जो है ना ट्रांसपोर्ट के मीन्स, उनके अंदर लीवर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और कौन से वाले लीवर का, LEVER वाले लीवर का। तो जैसे वो कहते हैं मूवमेंट होगी लीवर की किसमें, फिजिक्स में, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिम्स मूव करते हैं किसमें, बायो में। तो हम बेटा लॉज ऑफ फिजिक्स को अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। लॉज ऑफ फिजिक्स को किस पे अप्लाई कर देंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, कि जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर अप्लाई होते हैं। बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। किसके प्रिंसिपल्स बेटा, फिजिक्स के कवानीन हम कहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं बेटे, बायोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर। हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी से हट के किसी दूसरे जानदार में जो फिजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनके ऊपर बेटा हम अप्लाई करने जा रहे हैं किसके लॉज को, फिजिक्स के कवानीन को। किसके कवानीन को, फिजिक्स के। उसमें बेटा हमारे लिम्स की मूवमेंट, उसमें हमारे मसल्स की मूवमेंट, बोन्स की मूवमेंट, हमारी हड्डियों की, हमारे जोड़ों की मूवमेंट सारी आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है बेटा हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तीसरे नंबर पे हमारी थर्ड ब्रांच बनेगी, थर्ड रिलेशनशिप बनेगा, दैट विल बी कंप्यूटेशनल। बेटे कंप्यूटेशनल कंप्यूटर से निकला है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। आजकल साइंटिस्ट जो है वो मेन जो काम कर रहे हैं वो इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जो बायोलॉजिस्ट है उसका ये कंसर्न है, आपको पता है ना कि दुनिया अब सारी की सारी कंप्यूटर पे चल रही है, ऐसा ही है ना। जितने भी अहम प्रोसेस हैं वो सारे के सारे जो है ना वो किस बेस पे हम जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए। किसके जरिए सॉल्व कर रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अब हम जिंदा जानदारों की बॉडी के ऊपर बायोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मेन पॉइंट है, वो हमने देखना है। अब जिंदा जानदारों की बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम ये देखें, हम कहते हैं कि हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर, हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर आपने किसके जरिए मालूम किया, कैमरास के जरिए, ठीक है, केमिकल एनालिसिस के जरिए, ऐसे किया ना। और फिर उसके ग्राफिक्स कहां बनाए आपने, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आपने देखा होगा अब जदीद तरीन जितने भी ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी चले जाएं, उन सब की मॉनिटरिंग किस पे करते हैं, कंप्यूटर पे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूं। आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया है सिमुलेशन का, सिमुलेट करना। सिमुलेशन का मतलब ये होता है सिंक्रोनाइज कर देना। सिंक्रोनाइज करने से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, बात समझ आ रही है। वही प्रोसेस हम उठा के किसके अंदर करना शुरू कर दें, कंप्यूटर में। वही प्रोसेस किस में करना शुरू कर दें, कंप्यूटर में। मिसाल के तौर पे पैनाडोल आप ड्रग खाते हो, वो हमारी मेम्ब्रेन को, स्टमक की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके या स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके हमारे ब्लड में जाती है। अब हम आपकी मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में ड्रा करेंगे। हमारे पास कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने बना दिए हमें सॉफ्टवेयर। उन सॉफ्टवेयर के अंदर सारा डाटा के बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बन गई। एक तरफ पैनाडोल का स्ट्रक्चर आ गया, हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर है वो हमने उस सिस्टम को टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, वाटर अप्लाई कर दिया, हर मीडियम अप्लाई कर दिया। नाउ वी वांट टू
जस्ट स्टडी द डिफ्यूजन प्रोसेस। हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई वो पैनाडोल हमारी इंटेस्टाइन को क्रॉस करके हमारे ब्लड में जाएगी, या आप कोई नई ड्रग बनाते हो और आप ये चेक करना चाहते हो क्या वाकई ही ये जिंदा सेल में जाके काम करेगी या नहीं। तो आप अब जिंदा जानदारों पे अप्लाई करने से पहले उसको किस में चेक करोगे? कंप्यूटर में चेक करोगे। अब कंप्यूटर में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर साइमुलेशंस, डॉकिंग के फिनोमेना हम देखते हैं कि क्या ये ड्रग हमारे सेल्स के साथ बाइंड करेगी भी या नहीं। तो पहले ये होता था ड्रग बनाते थे, फिर छोटे जानवरों पे लगाते थे, पहले स्मॉल साइज जो रिसर्च एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करते थे, फिर मीडियम साइज एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करते थे, फिर जाके जब वो सेफ कंसीडर की जाती थी फिर जाके हम इंसानों के ऊपर अप्लाई करते थे। आज का दौर ऐसा नहीं है, अब हम सबसे पहले कंप्यूटर में वो चेक कर लेते हैं क्या जो मॉलिक्यूल हम नया बनाने जा रहे हैं, नई ड्रग बनाने जा रहे हैं, तो क्या ये वाकई ही जिस बीमारी को ठीक करने के लिए जा रहे हैं क्या उस बीमारी के अंदर इसका रोल है भी या नहीं। तो कंप्यूटर ही हमें बता देता है कि भाई रोल है नहीं, क्या ये ड्रग टॉक्सिक है नहीं, आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होगी या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें साइमुलेशन का जो वर्ड है उसके अंदर छुपी हुई थी, तो मैंने आपको बताई बेटे। तो बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए, हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, हमारे अमाइनो एसिड्स को स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये सारी की सारी कहानी बेटे यहाँ पर मौजूद है। बात समझ आ गई? तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में मैथमेटिकल मॉडल्स, अच्छा आप बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स पढ़ते हो और कहते हो पता नहीं ये मैथ कहाँ अप्लाई होती है, कहते हो ना, आप अलजबरा करते हो, अलजबरिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी मैथमेटिक्स की आप बाज़ औक़ात आप समझते हो यार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन की तो रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत पड़ती रहती है आपको, है आप दुकानदार के पास चीज लेने जाते हो, आपने उसको 10 रुपए दे के जनाब एक जो है ना 5 रुपए वाली टॉफी ले लिया, अब आप कैलकुलेट करोगे कि इतने पैसे इतने माइनस करेंगे, वो प्लस माइनस यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन आप कहते हो ये जो अलजबरा पढ़ा ये कहाँ अप्लाई होगा, जो बाकी की मैथ्स पढ़ी वो कहाँ अप्लाई होगी, वो बेटे यहाँ अप्लाई होगी। वो मैथ्स के जितने भी हमारे पास अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए, उनके बिहाइंड जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही यूज होती हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूलाए ही यूज होते हैं जिनके जरिए हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करते हैं। बात समझ आ रही है? चले, तो ये बेटे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो गई। उसके बाद है बेटा हमारे पास बायोजियोग्राफी। क्या है? बायोजियोग्राफी। हम यहीं पे लिख लेते हैं कि हमारे पास 3 हो गई थी, ये 4 भी यहां लिख लेते हैं, बायोजियोग्राफी। अब ये बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट जो है ना बेटा हिस्से हैं इसके, एक हो गया बायो, एक हो गया जियो और एक हो गया ग्राफी। बायोजियोग्राफी, जियो का मतलब होता है जमीन, जियो अर्थ को कहते हैं, जैसे जियोमेट्री आपके पास होती है ना मैथ में, ज्योमेट्री, जियो का मतलब जमीन, मीट्री मीन मेजरमेंट, ज्योमेट्री आप जमीन की मेजरमेंट करते हो ना, उसमें आपको कह दिया जाता है ये स्क्वायर है, ये कमरा आपको स्क्वायर लग रहा है, ये रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल, तो ये एक शेप है ना मैथ की, तो इसकी मेजरमेंट करनी हो तो वो क्या बन जाएगी? जियोमेट्री। इसकी ये साइड इतनी है, ये साइड इतनी है, मैथ में यही तो सॉल्व करते हैं हम ज्योमेट्री में। सेम इज द केस बेटे, जियो का मतलब क्या है? अर्थ, और बायो का मतलब लाइफ। हम कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं हम। ये बहुत सी और भी स्पीशीज, बहुत से और भी जानदार कहाँ रहते हैं बेटा? जमीन पे। तो हमने बेटे अब जो जो जानदार जहां रहता है हमने ग्राफिकली, आप बाजुकात आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर ग्राफ्स बना के वहां पे बायोडाइवर्सिटी शो की होती है कि फलां एरिया में फलां टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, फलां एरिया में फलां टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, फलां एरिया में फलां टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बात समझ आ रही है? तो बेटे बायोजियोग्राफी में क्या चीजें हम स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसकी तकसीम है? डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी? ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसकी तकसीम है? ऑर्गेनिजम्स की तकसीम है। कहां? डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में किसकी तकसीम? ऑर्गेनिजम्स की, जिंदा जानदारों की तकसीम बेटे। अब वो कहता है अब बायोजियोग्राफी आपने पढ़ ली, अब जोग्राफियाई, आपको जोग्राफिया पढ़ने से क्या फायदा, जिंदा जानदारों को क्या ताल्लुक जोग्राफिया से? बेटे क्या दुनिया में हर जगह रहने के लिए यकसा मुअस्सर है, सेम है? हर जगह का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, टेम्परेचर, बारिशों का शेड्यूल, घास, पानी, हर जगह सेम है, डिफरेंट है? एक बर्फ के पहाड़ों के ऊपर रहने वाले जानदार को लाके आप यहाँ चोलिस्तान में छोड़ दो, जिंदा रहेगा? क्यों? क्लाइमेट चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? क्लाइमेट चेंज हो गई। तो सेम इज द केस कि जब हम बायोजियोग्राफी डिस्कस करेंगे तो बायोजियोग्राफी डिस्कस करते हुए सबसे मेन पॉइंट जो हम देखते हैं दैट इज एक्चुअली क्लाइमेट। क्या डिस्कस करते हैं? जब हमें किसी इलाके की क्लाइमेट के बारे में पता चलता है
तो हम बेटे वहां पे पाए जाने वाले जानवरों की, जानदारों की खसूसियात की स्टडी का भी अंदाजा लगा लेते हैं। बात समझ आ रही है? आपने देखा होगा जो ठंडे इलाकों में जानवर रहते हैं उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। बड़े बाल क्यों होते हैं उनके? ताकि ठंड से बच सके ना। आपने देखा होगा सर्दियों में आपके इलाके में भी कौवा, चिड़िया वो मोटे होके बैठे होते हैं, फूल के बैठे होते हैं, अपने परों को फुला लेते हैं, उनमें हवा भर लेते हैं ताकि जो है ना वो उनको सर्दी ना लगे। इंसुलेटर होती है ना हवा, वो जब वो प्लमेज फ्लफिंग इस अमल को कहते हैं, जब वो फूल जाते हैं तो उनके परों के अंदर हवा स्ट्रक हो जाती है, फंस जाती है, रुक जाती है, और वो फिर जो उनकी हीट एक्सचेंज है उसको रोकती है, लिहाजा उनको ठंड कम लगती है। तो ये हर जानदार में, हर इलाके में पाए जाने वाले जानदारों में जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं, विच आर लिंक्ड विद द क्लाइमेट। किसके साथ लिंक्ड है बेटा? क्लाइमेट के साथ, वहां के एनवायरनमेंट के साथ। ये सारी चीजें बेटा हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? बायोजियोग्राफी में। किस चीज में स्टडी करेंगे? बायोजियोग्राफी में स्टडी करेंगे। क्लियर ये भी बात? यहां तक किसी बच्चे को बात समझ में ना आई हो? आ गई है? अच्छा, उसके बाद बेटे लास्ट वन है, दैट इज बायो, बल्कि टोटल कितनी हो गई है? 4 हो गई हैं। ठीक है, बस बेटे बाकी जो 3 रह गई हैं, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, बाकी जो 3 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, हम इसको पहले रीड कर लें एक दफा, फिर जो है ना इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंस। These connections help us to understand with the life process, environmental interactions and complexities of living organisms। बेटे उंगली रखें, खुद बोलें साथ, तब से मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग तो चुप करके बैठे हो। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो इसी तरह बेटे डिफाइन अलहदा करोगे, उसकी एग्जांपल अलहदा करोगे। बायोफिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच आर which apply to biological process। एग्जांपल स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ द लीवर and the motion of understanding of the functions of muscles, bones and computational biology। In computational biology scientists use mathematical models, algorithms and computer simulations to understand biological and relationship। It involves the analyzing biological data such as sequence of अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन, किसी प्रोटीन में अमाइनो एसिड किस तरतीब से जुड़े हुए हैं वो हमें कंप्यूटर ही बताता है। कौन बताता है? कंप्यूटर बताता है। बायोजियोग्राफी है बेटे, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन। अब ये फेडरल बोर्ड की बुक में भी सेम यही डाटा है, बायोफिजिक्स है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के ऊपर, लाइक मसल्स की मूवमेंट है, बोन्स की मूवमेंट है, सारी इसी बुनियाद पे है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स बेटा, उनमें होने वाले केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, केमिकल रिएक्शन हो गए, डाइजेशन हमारी कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे है, फोटोसिंथेसिस कैसे है, सारी। उसके बाद बेटे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में डाटा एनालिसिस है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, कंप्यूटेशनल जो है ना वो बायोलॉजी के अंदर और क्या क्या चीजें, डीएनए की स्टडी है, क्रोमोसोम की स्टडी है। बायोजियोग्राफी में बेटे डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांट्स के, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट जगहों पे दुनिया के। तो ये बेटे हमारे पास टोटल जो है ना वो 4 हो गई। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम उसमें नेक्स्ट कवर कर लेंगे बेटे। यहाँ किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।